हो जाए। लालमणि जी गुजरात से और आज का इसके बाद वाला जो सेशन है आईबीएस पे इनका जो है प्रेजेंटेशन है। एक बार जोरदार ताली होगा। धन्यवाद। तो मैं तुरंत जो है माइक हैंड ओवर करेंगे। करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम लालमणि मौर्य है। मैं सूरत में रहता हूँ, पिछले 20 सालों से रहता हूँ। मैं वैसे बेसिकली यूपी का हूँ, अयोध्या का हूँ। ठीक, तो जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे 2014 के बाद में जब 15 स्टार्ट हुआ तब मुझे पेट की बीमारी शुरू हुई। मैं जिम करता था काफी, लगभग अभी जितना वेट है इससे 1-2 किलो ज्यादा ही था मेरा। जिम करता था, फिर अचानक जो है मेरे पेट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, यानी कि मुझे एसिडिटी शुरू हुआ। एसिडिटी शुरू हुई, फिर वो धीरे धीरे ब्लोटिंग होने लगा, फिर पेट फूलने लग गया। ठीक है, फिर घबराहट, बेचैनी, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम मुझे आने लगी। फिर मैं दवाई खाने लगा। सबसे पहले मैं मेडिकल स्टोर पे ही गया, हो सकता है कुछ खाने पीने की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई हो। लेकिन जब ये कई महीने बीत गए, दवाई खाते खाते फिर साल बीत गया। ये लगभग मेरे को 5 साल तक चला था आईबीएस। ठीक है, तो 5 साल मतलब बीत गए, मेरा आईबीएस ठीक ही नहीं रहा। उसके दौरान मैंने लगभग 1.5 साल एलोपैथी की दवाइयां खाई थी, जो कि हमारे सूरत शहर का सबसे बड़ा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था राजीव मेहता। उसने मुझे लगभग 1.5 साल दवाइयां खिलाई। 1.5 साल जब पूरा हुआ तो मैंने कहा सर कितना साल दवाई खाऊंगा मैं? तो उन्होंने कहा बेटा देखो ये बीमारी ऐसी है कि इसको लाइफ टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ये क्योर नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने कहा हो सकता है कि एलोपैथी में ना हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं होम्योपैथी ट्राई करता हूँ। होम्योपैथी भी मैंने 1.5 साल ट्राई करी थी, तो वहां से भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं आयुर्वेदिक में गया, वहां पे योगाचार्य भी मिले, योगा भी कराया उन्होंने। ठीक है, सारी चीजें मैंने ट्राई कर ली अपने हिसाब से। अब लास्ट में जब मैं थक गया, हार गया, फिर गूगल और यूट्यूब करने लग गया कि मेरी समस्या कोई ठीक कर सकता है क्या इस देश में, या नहीं भी हो सकती है। इस तरह के थॉट जो है चलते रहते थे। ऐसा लगता था कि अब मर जाएंगे, मतलब कुछ है ही नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फैमिली है उसका क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं अच्छा खासा जॉब भी कर रहा था उस टाइम, लगभग 50-52 हज़ार रुपये मेरी सैलरी भी थी। लेकिन इस बीमारी में जब आया तो कभी यहाँ जाना, कभी उस शहर जाना, कभी इस डॉक्टर के पास जाना, कभी उस डॉक्टर के पास जाना, तो मेरी सैलरी भी कट हो जाती थी उस टाइम कि भाई तू बाहर जाता है, काम पे नहीं रहता बराबर। तो मेरे खाते में लगभग 30-32 हज़ार ही आता था हर महीने। लेकिन फिर भी उतना जो है समझ लीजिए कि मेरे लिए काफ़ी था उस टाइम, क्योंकि मुझे अपना हेल्थ बहुत देखना था कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो पैसे तो बहुत कमाऊंगा। ठीक, मैं अल्टीमेटली ठीक होना ही चाहता था। अचानक जब मैं यूट्यूब करने लगा तो उसमें न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ वीडियो आई। ठीक है, तो इंक्वायरी किया, गया मैं, लगभग वहां पे 8-10 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया, दिल्ली में ही लिया। ठीक है, वहां से जब वापस सूरत गया फिर वैसी ही प्रॉब्लम आने लगी। मुझे 8-10 दिन के अंदर ऐसा लगा था कि मैं 80% ठीक हो चुका हूँ। इतना मतलब मैं खाने के बाद में जो पेट भारी हो जाता था या खाने के बाद जो डकार आती थी, वो सारी चीजें मेरी कम हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि दिमाग जो है पेट से हट गया है। आईबीएस में एक सिम्टम्स होता है ये भी कि दिमाग पूरे दिन पेट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीज कम हो गई। फिर वापस घर पे गया तो वापस ऐसा कुछ होने लगा, प्लॉटिंग हो गई वापस, क्योंकि जॉब तो मेरा बैठे रहने वाला था। मैं डिजाइनर हूँ, एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर था।
तो बैठे रहने वाला काम करता था, जब तक बैठा रहता था पेट में ब्लोटिंग हो रही है, ना तो गैस पास हो रही है, ना डकार आ रहा है। इस तरह का बेचैनी जो है अंदर चलती रहती थी। वापस मैंने सोचा चलो मुझे 80% वहां पे रिजल्ट आया था, तो मैं अपने शहर में एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कि उसी से मैं वापस और ज्यादा लूँ तो ये चीजें निकल जाए। तो मैंने अपने ही शहर में लगभग 1.5 महीने तक ट्रीटमेंट करवाया और धीरे धीरे डाइट फॉलो किया, बहुत डाइट फॉलो किया, योगा बहुत ज्यादा किया, और पर्टिकुलर कौन सा योगा करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा इसमें, क्योंकि बीमारी जब पेट की होती है तब आईबीएस में कौन सा योगा करना है, कौन सा नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आप भी आईबीएस पेशेंट ठीक कर पाएंगे, नहीं तो उसकी बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। उसका भी कारण मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो डाइट, योगा, थेरेपी और पॉजिटिविटी, ये तीनों चारों ने मिलके मुझे ठीक किया। मैं वापस आज लगभग 66 केजी का हूँ। जब मेरा वेट लॉस हो गया था तब मैं लगभग 49 तक चला गया था। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ खाता हूँ और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, और इतना बड़ा मंच मुझे मिला है, ये सिर्फ मुझे आईबीएस की वजह से मिला है। ठीक है, तो वैसे जो अभी पहले सर बता रहे थे वो मेडिकल भाषा में बता रहे थे, लेकिन मैं जितना सीख पाया हूँ अपने न्यूरोथेरेपी जो गुरु जी की देन है उसमें से, और कुछ मेरी जो खुद की जो एक्सपीरियंसेस रही हैं इसके दौरान जो मैं फेस कर रहा था, उससे बहुत कुछ आप भी सीख पाएंगे। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं ऐसे। आईबीएस की बीमारी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतना तेजी से बढ़ रही है कि आप लोग कम पड़ जाओगे उनको ठीक करने के लिए। जैसे घुटना दर्द है, कमर दर्द है, माइग्रेन है, उससे ज़्यादा कहीं आईबीएस की बीमारी फैल रही है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनकी लाइफ स्टाइल, उनका तौर तरीका जो है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, उसके वजह से आईबीएस की बीमारी आ रही है। ठीक, तो आप लोग कमर कसिए, उसको ठीक करने के लिए अच्छे से सीखिए। और ये जो बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया इसमें, ये हमारे आंतों की प्रॉब्लम्स है, ये हमारे पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। ठीक, यानी कि सलाइवा से लेकर एनस तक, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, यानी पाचन तंत्र को खराब करने वाली बीमारी है, ये है आईबीएस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कॉज ऑफ आईबीएस, यानी आईबीएस होने का कारण क्या है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था नेवल डिस्प्लेसमेंट, यानी नाभि खिसक जाना। अब नाभि जब खिसकेगी तब मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि नाभि जब हमारी खिसकती है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि सेंटर है, वो हमारी नाभि ही है। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहला विकास जो हमारी नाभि का ही होता है, उसके बाद हमारी धीरे धीरे पूरी बॉडी जो है बनती है गर्भाशय के अंदर। ठीक, तो यानी कि जो हमारा जो विकास हुआ है, जो नर्वस वहां से नर्व्स जो जुड़ी है पूरी बॉडी को चलाने वाली, वो कहीं ना कहीं हमारे गट पूरे बॉडी के साथ में जुड़ी हुई है। तो जब नाभि खिसकेगी तब क्या होता है कि हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अब ऑर्गन्स हमारे इंटेस्टाइन भी है, किडनीज भी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ठीक है, स्टमक है, वो सब फ्लैक्चुएट करने लगते हैं, यानी कि उनका जो फंक्शन है स्लो हो जाता है। जब उनका फंक्शन स्लो हो जाएगा तब हमारा शरीर जो है अच्छे से चलेगा नहीं, यानी कि एसिड एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाएगा। न्यूरोथेरेपी में यही सिखाया गया ना हमें, एसिड और एल्कलाइन। तो जब आईबीएस नेवल डिस्प्लेस होता है तब धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब जैसे हमारी बॉडी एसिडिक होगी वैसे अंदर के ऑर्गन्स फ्लैक्चुएट करेंगे। सबसे पहले इसका इफेक्ट हमारे स्टमक में आता है, और जब इसका प्रभाव हमारे पेट में पड़ता है तब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे जो पेट का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो हमारे पेट को रक्षा करता है, हमारे HCl से पेट को बचाता है,
वो इफेक्ट होता है तब हमें गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। समझ गए? यानी कि जो गैस्ट्राइटिस की बीमारी है वो कहीं ना कहीं आईबीएस की वजह से, यानी कि नाभि खिसकने की वजह से भी आती है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोग अपने अपने तरीके से जानते होंगे कि कोलाइटिस या गैस्ट्राइटिस या अलग अलग चीजें जो है, पैनक्रियाटिस, वो सब आप अपने हिसाब से जानते होंगे। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जितना जान पा रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेवल जब डिस्प्लेस होगा, अंदर के ऑर्गन्स फ्लैक्चुएट करेंगे, तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, हमारी आंतें भी इरिटेट हो जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे बॉडी एसिडिक हो जाएगी। जैसे बॉडी एसिडिक होगी, खाया पिया लगना कम हो जाएगा। और दूसरा, चमड़ी जो हमारी होती है वो पतली हो जाती है। आप जितने भी आपके पास आईबीएस के पेशेंट आएंगे तो आप उनको देखेंगे कि उनके जो स्किन है एकदम पतली हो जाती है। ऐसे पकड़ोगे तो आप हाथ में उनके आएगा। ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। वो भी दूसरा, उनके म्यूकस जीरो के अंदर बहुत ज्यादा पेन होगा, ये भी आप उनको देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप उन्हें डायग्नोस कर पाएंगे। दूसरा जो रीजन है, टाइफाइड। किसी को टाइफाइड हो जाता है तो ये जो टाइफाइड का जो बुखार होता है, यानी एक तरह से फीवर होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है तब धीरे धीरे वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर वहां पे धीरे धीरे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि हमारे आंतों में जो रुकावट है, धीरे धीरे नले पड़ जाते हैं। पेट ऐसे, आप जब आप कई बहुत सारे पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे कि आप जब नाभि के आसपास का एरिया चेक करोगे, आप म्यूकस चेक करोगे, लीवर चेक करोगे, डब्ल्यूडी चेक करोगे या गैस आई का पॉइंट चेक करोगे, तब आपको वहां पर टाइट जो लगेगा, पत्थर जैसा। समझ गए? आप ऐसे दबाओगे तो आपका हाथ अंदर घुसेगा नहीं। समझ गए? यानी कि वहां पर नले पड़ गए, अब वहां पे बाउल लूप हो गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन। धीरे धीरे जो है हमारी जो छोटी आंत होती है वो ऐसे सिकुड़ जाती है, कहीं मोटी है कहीं पतली है, इस तरह से सिकुड़ जाती है। यानी कि जब वहां इन्फेक्शन हुआ, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन हुआ, उसके बाद में वहां पे आते हमारी सिकुड़ गई। तो धीरे धीरे जब आते सिकुड़ जाएंगे तो वो टाइट हो जाती है, ऐसे लगेगा कि यहाँ पे ना होगा। ठीक है, तो टाइफाइड की वजह से भी नले पड़ते हैं। समझ गए? और आईबीएस होता है, ये समझ गए। दूसरा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। ये चीज मैंने बहुत सारे पेशेंट मेरे पास, मैं 99% जो पेशेंट मेरे हैं वो आईबीएस वाले ही हैं। तो ये चीजें मैं कई लोगों को पूछ लेता हूँ कि भैया आपके घर में किसी को है क्या तकलीफ, मम्मी को है क्या? कोई बोलता पापा को है, कोई बोलता मम्मी को है। वो चीजें जानने को मिलती हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि मेरी मम्मी को तकलीफ था या है, उनको खाया पिया पचता नहीं था, बहुत ज्यादा गैस बनती है। अब देखिए, पहले जमाने में तो ऐसे मेहनत करके लोग चलते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि उन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम्स है। समझ गए? ऐसे ही मेहनत करके चलते रहते हैं, उनको लगता है अब ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हो गया है। डाइट फॉलो करते रहो, दवाई खाते रहो, चलते रहो, जिंदगी जीते रहो। लेकिन वो जिंदगी जीना एक मर मर के जीने जैसा होता है। हम कोई बार अब कुछ चीजें खा नहीं पाते हैं, बाहर जाके पिज्जा नहीं खा पाएंगे, कभी समोसा नहीं खा पाते अगर आईबीएस होता है। पार्टी में जाने से हमें डर लगता है कि कहीं गए तो डायरिया ना हो जाए या कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम इसके साथ फेस करते हैं। तो इससे बाहर निकलना है तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, न्यूरोथेरेपी के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया इसका जो 100% सॉल्यूशन है वो न्यूरोथेरेपी में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दें कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई करने के बाद जब मैंने न्यूरोथेरेपी कराई, न्यूरोथेरेपी से ही ठीक हुआ, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं न्यूरोथेरेपी सीखूंगा। न्यूरोथेरेपी का मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद में मैंने अपना एक सेंटर चालू कर दिया। लॉकडाउन के बाद का टाइम है, अभी मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है काम करते हुए न्यूरोथेरेपी में, लगभग 4 साल ही हुआ है। ठीक है, लेकिन 4 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है बहुत अच्छा है और आज मैं भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि गुरुजी ने इतनी अच्छी चीज बनाई थी कि ये साइंस से भी कहीं बढ़ के है और सभी चीजें इसमें साइंटिफिक है। भैया हम एक
पॉइंट दबाने से, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट अगर हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं बीच में, तो ये हमारे यहाँ असेंडिंग और ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलम के बीच में कैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। समझ गए? बहुत सारी चीजें हमें और ज्यादा अंदर से मोटिवेट करती है कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, इस चीज को और ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके लिए मेरा एक YouTube पे चैनल भी है, जिसके ही माध्यम से ज्यादा पेशेंट मेरे पास आते हैं। ठीक है? और आप सबके पास भी मैं तो आपको बताऊंगा कि आपके पास भी, हर एक के पास, देखिए आज के डेट में हर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास IBS के ही पेशेंट लाइन में बैठे हैं। उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है, बट वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये बीमारी कहाँ सही होगी। और जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, तब उनको पता चलेगा कि ये बीमारी 100% क्योरेबल है। कई सालों से दवाई खा के बहुत लोग थक चुके हैं, फिर भी दवा खाते रहते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे थके हारे हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ ठीक होगा। इसके लिए आप सबका भी एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाओ, अपना ट्रीटमेंट पहुंचा पाओ। ठीक? इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो जेनेटिक हो गया, भाई हमारे पेरेंट्स में रहा होगा तो हमें प्रॉब्लम्स हुई। चौथा है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, ये मास्टरबेशन बहुत करते हैं। ठीक? मास्टरबेशन अगर आप करते हो तो नेवल के नीचे का पूरा एरिया ये कमजोर हो जाता है। ठीक? ये पूरा रीजन जो हमारा ये कमजोर हो जाता है। उसके बाद अगर एम्प्टी स्टमक कुछ भी मॉर्निंग में आप जिम करने जाओ या कुछ भी वजन उठा लो या आप जॉगिंग करने चले जाओ, कहीं कूदने वाला कुछ काम करते हो इस तरह के स्पोर्ट्स की, तो आपकी आसानी से नाभि खिसक जाएगी। अगर आप ये करते हो मास्टरबेशन में, आसानी से नाभि खिसक जाएगी। और जब नाभि आपकी खिसकेगी आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए मुझे ठीक होने में लगभग 5 साल लग गए। 1.5 साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी नाभि खिसकेगी। समझ रहे हैं? हाँ, ये पता चलता था कि नाभि के लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे धड़कता है, इस तरह की धड़कन होती रहती है। ठीक? तो बाद में जब आदमी हार जाता है, थक जाता है दवाइयों से, तो कहीं ना कहीं वैद्य के पास जाता है। तो जब चेक कराया मैंने योगाचार से, तो उन्होंने बताया कि बेटा देख, तेरा तो नाभि ऊपर की तरफ खिसका हुआ है, उसकी वजह से ही IBS आया है तेरा। ठीक? और ज्यादातर जो IBS जो प्रॉब्लम्स है ये नाभि की वजह से ही है। और इसमें जो नाभि है वो अपर लेफ्ट में रहती है। ठीक? ये चीज का आप ध्यान रखें। कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको डायग्नोस करने में आसानी होगा कि उसकी नाभि पहले चेक करना है, नाभि उसकी ज्यादा अपर लेफ्ट में ही होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मास्टरबेशन अगर करेंगे, इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ठीक है? ये बहुत लोग करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बताना चाहिए, हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो ये इस चीज से आपको दूर रहना है, नहीं तो ऐसी बीमारी आपको आ सकती है। ठीक? और 5वां जो मैंने आपको लिखा है कि एम्प्टी स्टमक हैवी वेट, वही चीज है कि इसमें अगर खाली पेट आप कुछ वजन ज्यादा उठाओगे तो आपकी नाभि खिसक जाएगी और आपको IBS हो सकता है। जंक फूड और लाइफ स्टाइल, इसकी वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि IBS होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो IBS की बीमारी है ये दिमाग की बीमारी है। समझ रहे? मैं नहीं मानता कि दिमाग की बीमारी है। दिमाग कब खराब होता है? जब ठीक ही नहीं होता तब। एलोपैथी करा लेते हैं, होम्योपैथी करा लेते हैं, आयुर्वेदा चूर्ण खा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, ऐसा लगने लगता है कि अब मैं ठीक नहीं होगा, उसके बाद ये दिमाग की बीमारी बनती है। समझ रहे? तो ये दिमाग की बीमारी नहीं है, ये हमारे नेवल डिस्प्लेसमेंट की पेट की बीमारी है। ठीक? नेक्स्ट। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी जो इसके लक्षण, सबसे पहले इसमें जब आपको प्रॉब्लम्स होगी, एसिडिटी होगी, उसके बाद ब्लोटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हैवीनेस होगा, लूज मोशन हो सकता है, मूड स्विंग होगा आपका, सुबह में आप खुश लगोगे, शाम को दुखी हो जाओगे। ठीक है?
किसी से कभी बात करने का मन नहीं करेगा, अकेला रहने का मजा आता है, ठीक है, अकेले में आपको मजा आता है। सातवां जो है म्यूकस आता है, ऐसे लोगों को जो मल है उनका चिकना चिकना होगा, उसमें आव आएगा, ठीक। दूसरा, पेट में कभी कभी आपको आवाज आएगी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है इस तरह का। और लो एपेटाइट, ये तो भूख जो है कम लगता है, बहुत सारे केस में भूख बहुत ज्यादा लगता है, ठीक, दोनों कंडीशन होता है इसमें। और गैस्ट्राइटिस जो मैंने पहले भी बताया कि गैस्ट्राइटिस हो जाता है इसमें। कोलाइटिस, हाँ देखिए, जब आपको आईबीएस पुराना हो जाएगा, यानी कई साल पुराना हो गया, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैं 10 साल से परेशान हूँ, कोई बोलता है 15 साल से परेशान हूँ, कोई 8 साल से परेशान है। तो ये जो आईबीएस का पेशेंट है, इसने अगर शुरुआत से डाइट फॉलो नहीं किया, तब उसको धीरे धीरे कोलाइटिस होगा, समझ गए? यानी कॉन्स्टिपेशन जब हुआ, फिर उसने क्या किया कि बहुत सारी अपने फूड में कुछ ऐसी चीजें ऐड करी कि जिसकी वजह से धीरे धीरे उसको कोलाइटिस हो गया, बड़ी आंत में सूजन हो गया, ठीक है। फिर यही जब कोलाइटिस और ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये आईबीडी हो जाता है, यानी ये बाउल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये कोई अलग अलग बीमारी नहीं है, जितनी भी बीमारियां आई हमारी नाभि खिसकने की वजह से आई, धीरे धीरे इन्होंने अपना रूप जो है बदलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर होता क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया ये गैस्ट्राइटिस है, ये कोलाइटिस है, ये डियोडाइटिस है, ठीक है, अलग अलग चीजें वो लोग डिफाइन कर देते हैं, आप उनके पीछे भागते रहते हो। हाँ, दूसरा, आईबीएस के जो पेशेंट हैं उनमें एक सिम्टम्स और रहता है कि उनको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जब आईबीएस की प्रॉब्लम होती है तो ये छोटी आंत में इफेक्ट करता है, बड़ी आंत में भी करता है। तो छोटी आंत में हमें मालूम है कि वहां पे सेरोटोनिन बनता है, जब वो इरिटेट रहेगी, इंसान परेशान होने लगेगा कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, कई साल हो गए, अब क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसका दिमाग जो है पेट में लगना शुरू हो जाता है, पूरा दिन पेट में ही दिमाग लगा रहेगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए उसको नींद की दिक्कत हो जाती है। रात में भी सोने जाएगा, आंख उसकी बंद है लेकिन थॉट उसके चल रहे हैं, ठीक, फिर उसको नींद की भी दिक्कत हो जाती है। ऐसे पेशेंट को ठीक करने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट रहेगा ना, नाले नले, मैंने पहले आपको बताया कि नले पड़ जाते हैं जी, नाभि के आसपास के एरिया में जब आती हमारी धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, यानी पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नले पड़ जाते हैं, ठीक। अब ये सब क्यों पड़ते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी नाभि ऊपर खिसकी, अंदर के जितने भी ऑर्गन से फ्लैक्चुएट करते हैं, और हमारी जो नाभि है वो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नाभि ऊपर खिसकेगी तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी आंतों को ब्लड सर्कुलेशन कम मिलता है। अब कहीं भी हमारे अंदर की चाहे कितने जो भी ऑर्गन्स हो, उनको अगर ब्लड सर्कुलेशन कम मिलेगा तो काम सही से नहीं करेंगे। आपको भोजन अगर कम मिलता है तो आप भी काम पूरा सही से नहीं करते हो, बस वही सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, धीरे धीरे पेट टाइट होगा, नले पड़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं क्या देता हूं ट्रीटमेंट, उसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो ट्रीटमेंट है ये कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो मैं अप्लाई करता हूं, पूरा देता हूं मैं, 1.25 घंटा चलता है। एक बार में ये सारे एक साथ देना है। यस, मैं एक साथ आईबीएस के जो पेशेंट ठीक करते हैं ना, उनकी फीस भी सुन लेना कितनी लेते हैं वो। बात फीस की नहीं सर, पेशेंट ठीक हो जाए, फीस तो जितना भर कर दूंगा। तो सर मेरे को पेशेंट के लिए रहने का, खाने का, ट्रीटमेंट का, नाश्ता का सब कुछ करता हूँ मैं।
अच्छा, एक पेशेंट में सर पूरा दिन लगाना है, एक पेशेंट में पूरा दिन लगाना है। तो चार्ज नहीं, इसमें ज्यादातर आईबीएस की जो बीमारी है यंगस्टर्स को रहती है, तो उनकी बॉडी थोड़ा सा ले लेती है कि भाई चलो घंटा सवा घंटा। मैं तो 2 बार भी करता हूँ, दिन में 2 बार थेरेपी लेता हूँ। देने में तो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा में मेरे पास पेशेंट रहने के अलग से पूरी बिल्डिंग है जो मैंने भाड़े पे ले रखा है। वहाँ पे पेशेंट रहते हैं, उनको वहीं पे खाने का, नाश्ता का, सब चीज का व्यवस्था करते हैं। पेशेंट, हाँ, इसका जो एवरेज है पेशेंट को रिजल्ट कब आएगा, ठीक कैसे होता है। अब मुझे तो नहीं पता मैं ये सब सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बट अब गांधी सर से एक बार बात कर लीजिए। चार्ज बहुत कम, बहुत कम। 2 टाइम ट्रीटमेंट होता है, 2 टाइम उनको मील मिलता है खाने के लिए, और सुबह नाश्ता मिलता है, रहने के लिए रूम है। रोज का 850 रुपया है। तो घर चल जाए 1000 रुपये लेते, पूरा दिन यहाँ से 800 रुपये। ये क्या हो? बीच में क्वेश्चन आंसर ना करें। ये ट्रीटमेंट आपने बता दिया, आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, नहीं अच्छा नहीं सर, 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं, क्या फीस लेते हैं ये माने नहीं, ये माना नहीं। ठीक है। टाइम फीस तो कितनी भी रख सकते हैं, पेशेंट को आराम मिलता है। पेशेंट ठीक होना चाहिए सर। फीस कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम है सर, बहुत कम है। पर गरीब के हिसाब के लिए ज्यादा है, अमीर से तो दे सकते हैं। फिर भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको इससे भी कम में करके देता हूँ, मैं 200 ऐसा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आके अगर उनके आंखों में आंसू आ गए कि फिर हमें गुरुजी की याद आ जाती है, आप सबकी याद आती है। बहुत लोग जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े पहले से काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो चीजें हैं। वो चीजें मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई करता हूँ, मुझे भी थोड़ी वो चीज अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और कर पा रहा हूँ। और इतनी कम फीस में भी मैं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक कमा भी लेता हूँ। देखिए इसमें 1 मिनट आइए वापस। हाँ, देखिए ये जो ट्रीटमेंट दिया, उसके बावजूद ये जो एब्डोमेन सेटिंग लिखा है, स्ट्रेचिंग देना ये बहुत जरूरी है, समझ गए। बॉटम ऑफ फीट कंपल्सरी दोनों टाइम, ये जरूरी है। स्ट्रेचिंग जरूरी है, जो एब्डोमेन सेटिंग करते हैं उसके बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग करना वो बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने खाली क्लिनिकल ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया पेशेंट को, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको डाइट नहीं बताया, नहीं होगा। आपने उसको सही योगा नहीं बताया, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए। वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। नेक्स्ट, ये डी के लिए ट्रीटमेंट है जिनको डायरिया टाइप का होता है, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो पीपीटी था, मैंने जो बनवाया था वो डिलीट हो गया था, तो इसे कल रात में मैंने बहुत ही जल्दबाजी में बनाया है इसको। ये आप सभी को ग्रुप में मिल जाएगा, ये आपको पहले ग्रुप में भेज दिया जाएगा बाद में, पहले वाला कृपया ध्यान देंगे 2024 एनुअल कन्वेंशन वाले ग्रुप में डाल देंगे। देखिए डाइट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि डाइट बहुत जरूरी है। आईबीएस को ठीक करना बहुत मुश्किल वाला काम रहता है। इनको देखिए, सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री आपको इन्हें जो भी देना है ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हो या मील हो। जब रोटी इनको बनाए तो ज्वार की रोटी ज्यादा रेकमेंड करेंगे भैया, ज्वार या कम मिल रहा है ज्वार तो गेहूं ज्वार दोनों मिक्स कराओ। 50% जो है गेहूं, 50% ज्वार, ये 2 मिक्स करवाओ, ठीक है। जितना कम ग्लूटेन रहेगा उसमें उतना जल्दी उनकी इस टाइम में हीलिंग होगी, ठीक है। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स उनको ज्यादा रेकमेंड करो, हरी सब्जियां
ठीक है, जैसे सहजन होता है, तुरिया होता है, कद्दू, टिंडा, परवल, कुंदरू, लौकी, इस तरह का जो सब्जी है वो उन्हें रेकमेंड करना है। उसके अलावा जो उन्हें नहीं देना वो देखिएगा, आपको दूध नहीं देना, कभी गुड़ नहीं खाने देना है, राइस नहीं खाने देना है, नारियल का पानी नहीं पीने देना है, ठीक है, जंक फूड नहीं देना है, उन्हें रनिंग करने के लिए नहीं बोलना है, वेट लिफ्ट करने के लिए नहीं बोलना है, जिम करने के लिए नहीं बोलना है, ठीक है। और खाने के टाइम, भोजन करते समय ज्यादा पानी वगैरह नहीं पीना है। खाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले या बाद में उन्हें पानी पीने के लिए कहेंगे। और जो भी वो खाते हैं उनको बोलिए तो चबा चबा के खाएं, कम से कम 30-31 बार उसको चबाएं। उसके बाद जब सलाइवा अंदर भोजन के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद अंदर जाने देगा। इस तरह से उन्हें बताना है। दूसरा, उनको नशा करने के लिए मना करना है कि आपको कोई टोबैको या स्मोकिंग या ड्रिंक इस तरह कुछ आपको नहीं लेना है। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जब आप ठीक हो जाओगे फिर खा लेना, इस तरह से। हाँ, सुबह में मैं सभी पेशेंट को हमारे जो सेंटर है उसके पास में गार्डन है, वहां पे सबको बुलाता हूँ। वहां पे मैं सबको योगा करवाता हूँ। और कौन सा योगा करवाता हूँ उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं नेगेटिव बहुत होते हैं, कई साल से परेशान है, तो आप तो विश्वास नहीं करेगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हजारों रुपए फीस लेने वाले के पास जाके आया है, तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों के पास जल्दी उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। तो उसके लिए हमें उसे पॉजिटिव करना होगा, ठीक। हमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट उन्हें दिखाने पड़ेंगे, फीडबैक दिखाने पड़ेंगे कि देख भाई, इस तरह की जो प्रॉब्लम थी ये न्यूरोथेरेपी से ठीक होती है। वैसे तो मैं खुद जब ठीक हुआ हूं तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर कि चलो इसने फेस किया होगा तो ठीक कर देगा मेरे को, इस तरह से उसका रहता है। दूसरा, उनको मेडिटेशन करवाना है। कई साल से परेशान है, एंजाइटी है, उनको नींद की प्रॉब्लम है, ऐसे में उन्हें मेडिटेशन बहुत कराना है। और ऐसे मेडिटेशन कराइए जिसमें अफर्मेशंस हो, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हो। ऐसा कि जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है जो हीलिंग करते हैं, मतलब आंखें बंद करते हैं, फिर उनको इस तरह से फील करवाना है कि आप ठीक हो रहे हो, आपकी बॉडी में ये चीजें ठीक हो रही है, इस तरह से फील करो। इस तरह के अफर्मेशंस वाले मेडिटेशन उनको करवाइए। और योगा जो भी करवाना है उनको ध्यान रहे कि नाभि के नीचे, ये नाभि है, जितना भी योगा करना है, जितनी भी स्ट्रेचिंग करवानी है आईबीएस पेशेंट को, नाभि से नीचे का होना चाहिए। कभी भी आईबीएस के पेशेंट को ऐसा वैसा या झुकने वाला या सिर को नीचे करने वाला या उल्टा सीधा करने वाला या ताड़ासन या सूर्य नमस्कार इस तरह का या भुजंगासन, कभी भी उसको इस तरह का आसन करने के लिए बताना नहीं। कपालभाति कभी भी करने के लिए पेशेंट को नहीं बोलना, समझ गए? क्योंकि जितना हम नाभि के ऊपर वाले भाग को अगर स्ट्रेच करेंगे तो नाभि और ज्यादा ऊपर की तरफ खिसकेगी, और जितनी ज्यादा ऊपर खिसक जाएगी वापस फ्लैक्चुएशन होगा, वापस फ्लोटिंग होगा, हैवीनेस वापस आ जाएगी। और ट्रीटमेंट के दौरान हम रोज नाभि चेक करें, ठीक, पेशेंट का नाभि चेक करते रहें, पैर से भी चेक करें कि कौन सा अंगूठा उसका छोटा है बड़ा है, जो भी छोटा लगता है उसको 5-6 बार थोड़ा बैठ के चेक कर दिया करें। वैसे हम मैं जितना भी ट्रीटमेंट आपको लिखाया उसमें कंपलसरी मैं रोज CNNS देता ही देता, ठीक है। साथ ही साथ नाभि तो हाथ से भी चेक करते हैं। योगा जब गार्डन में हम योगा करवाता हूँ तो वहाँ भी चेक करता रहता हूँ। पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, उनको ये बताना जरूरी है कि भैया आप ठीक हो सकते हो। बहुत सारे पेशेंट, मैं खुद ठीक हुआ हूँ न्यूरोथेरेपी से, मेरे पास आने के बावजूद भी भाग जाता है, नेगेटिव होकर भाग जाता है, समझ गए? तो उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आएगा वो जो पेशेंट भाग जाता है, आज नहीं तो कल न कल हमारे पास नहीं किसी और के पास, लेकिन न्यूरोथेरेपी से ही ठीक होगा। इतना तो मुझे न्यूरोथेरेपी पे भरोसा है, ठीक। और आप लोगों को
आप लोगों को इस तरह से ये जो साइंस है, इतनी जबरदस्त साइंस हमें मिली है, इसको बहुत आगे लेके चलना है, समझ गए? अब मैं एक चीज और फील कर पा रहा हूँ कि जितने भी पुराने जो सीनियर्स हैं, न्यूरोथेरापिस्ट हैं, उनको वो अगर इस लाइन में आए, इस थेरेपी में आए हैं, जुड़े हैं इससे, तो या तो उनके बच्चों को कोई तकलीफ रही या उनको खुद तकलीफ रही, इस वजह से वो इसमें आए क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिला। लेकिन अगर आप जैसे कुछ फ्रेश लोग अगर इसमें आते हैं तो ये हमारे जो न्यूरोथेरेपी की जो साइंस है, इसको बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, समझ गए? तो उसके लिए आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं जो आप इसमें आए हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबको मैं नमन करता हूं कि आप लोग मुझे सुने, ठीक है? इसके लिए धन्यवाद।